ड्रेसिंग सेंस ठीक ठाक है मेरा, शर्ट के साथ में बॉर्डर का कलर भी मैच हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। अब तक सोशल स्टडीज़ में हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स जो है वो करियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। करियर में इसके बहुत सारे चांसेस हैं, आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में ही आपको नोबेल प्राइज़ तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। तो अभी ऑफ लेट किसको मिला है नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के फील्ड में, ये आपको कमेंट थ्रेड में बताना है। ठीक, अब अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ पा सकते हो इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो अब मैं आके क्या बताऊं कि इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी बता ही देता हूं कि आज का जो ज़माना है वो इकोनॉमिक्स का ज़माना है। कौन कंट्री कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका हुआ है, कितना इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, वही वो डोमिनेट करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है डेवलपमेंट यानी विकास। विकास क्या होता है, विकास के अलग अलग मायने क्या हैं, क्या अलग अलग लोगों के लिए विकास के अलग अलग मायने हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। टॉपिक्स हमारे क्या क्या होंगे, पहला होगा व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग लक्ष्य होते हैं। देन इनकम एंड अदर गोल्स, सबसे बड़ा तो लोगों का एक इनकम होता है कि हमारी अच्छी आमदनी हो, लेकिन इसके अलावा भी आमदनी के साथ में भी उनके कुछ गोल्स होते हैं। देन नेशनल डेवलपमेंट, जो राष्ट्रीय विकास होता है वो क्या होता है, देश का विकास क्या होता है। देन हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज आर स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स और जो कंट्रीज़ हैं उनके विकास को आपस में कंपेयर कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन इसीलिए उठता है कि जो डेवलपमेंट की क्राइटेरिया हैं वो अलग अलग हैं, राइट। जैसे यहाँ पे देख लो कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जो अदर क्राइटेरिया इसीलिए चीज़ें आ गई कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। देन पब्लिक फैसिलिटीज़, ये क्या होती है क्योंकि ये डेवलपमेंट का हिस्सा है, और ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा HDR, इसका मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इन टॉपिक्स के अंदर हम अपने इस चैप्टर को पूरा निपटा लेंगे। तो शुरू करते हैं, बोर्ड थोड़ा खाली कर लेते हैं, जैसे जैसे काम लगेगा हम एक एक हेडिंग यहाँ पे लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं भाई विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। तो अगर ये लाइव क्लास होती या मैं क्लास में होता तो सबसे पहले यही पूछता कि आप लोग बताओ अपने अपने हिसाब से कि आप लोग विकास से क्या मतलब रखते हो, आपके लिए डेवलपमेंट क्या है। आप अपने लिए बताओ कि आपके साथ क्या हो जाए तो आप मानोगे कि आप डेवलप्ड हो गए हो, राइट। तो अब चूंकि ये लाइव क्लास है, नहीं तो आप चाहो थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और सोचो कि आपके हिसाब से विकास के मायने क्या हैं, और आप खुद अपना सोचो और अपने पास वाले को भी बोलो कि जस्ट यू थिंक ऑल्सो दैट व्हाट इज़ डेवलपमेंट मीन अकॉर्डिंग टू यू। तो यहाँ पे आपको समझ में तुरंत आ जाएगा कि सबके लिए विकास के अलग अलग मतलब है, जो कि यहाँ पे लिखा भी कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। फिर भी जो है एक ओवरऑल अगर हम देखें कि जो है आखिर डेवलपमेंट की परिभाषा हो क्या सकती है, तो बस यही है कि जो लोगों की डिज़ायर और एस्पिरेशन होती है, यानी जो उनकी इच्छाएँ और भावनाएँ होती हैं, उनका पूर्ण होना उस पर्टिकुलर व्यक्ति का विकास है। ठीक है, इसके अलावा विकास के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, जैसे आपको चीज़ों के लिए बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हो, फ्रीडम कई चीज़ों की होती है, आपने उसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा ही है, कई सारी चीज़ों की फ्रीडम होती है वो हो। बेटर इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आप रह रहे हो, अच्छा घर हो, और जो है इनकम अच्छी हो, ठीक है, स्कूल हॉस्पिटल ये सब अच्छे हो जहाँ पे आप रह रहे हो। तो वो सब क्या माना जाएगा कि जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ आपके हॉस्पिटल में आ ही जाएगी, तो ये सब माना जाएगा कि हाँ आप विकास के सही पायदान पर हो। तो यहाँ से आप जो है डेवलपमेंट की डिफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे फिर हमारा है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। तो जैसे एक एग्जांपल से लेते हैं कि एक रिक्शा वाला है, ठीक है, तो रिक्शा वाला जो रिक्शा चला रहा है किसी किराए पर लेकर के, तो उसका मेन गोल क्या होगा, वो ये चाहेगा कि कल को उसका अपना रिक्शा हो, ठीक है। तो ये उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। कोई किसी के यहाँ ड्राइवर है, उसकी गाड़ी चला रहा है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि कल को उसकी अपनी गाड़ी हो। तो इस तरह विकास के लोगों के अलग अलग मायने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए चार्ट है आपके सामने, ये टेबल है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, बाकी कुछ आपकी वर्किंग है, यानी आप खुद अपने आप से देखो। जैसे कैटेगरी ऑफ पर्सन में है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी गांव में ऐसे लेबरर जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, तो उनके जो डेवलपमेंट गोल या एस्पिरेशन है वो क्या होंगे कि उनके पास मोर डेज और मोर वर्क हो,
यानी कई काम के ज़्यादा दिन और ज़्यादा पैसा उनके पास मिले, लोकल स्कूल ठीक ठाक हो जहाँ वो अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेज सकें, उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी समाज में उनके साथ कोई भेदभाव ना करे, कोई इस बात पे उनको आहत ना करे, कोई जो है उनको हर्ट ना करे कि आप जो है गरीब हो, इस सब चीज़ों पे। तो उसके विकास का मतलब यही होगा। सेकेंड है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। आपको पता है कि पंजाब में जो है एग्रीकल्चर अभी भी टॉप पे है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक रेस्पेक्टफुल चीज़ मानी जाती है। तो वहाँ के लोगों का गोल क्या होगा? वहाँ के लोगों का गोल होगा कि जो है हाई सपोर्टेड प्राइस हो उनकी क्रॉप्स के लिए और इससे उनकी इनकम अच्छी खासी हो। और जैसे यहाँ पे लास्ट से ऊपर यानी जो सबसे नीचे वाला है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी शहर के किसी रिच फैमिली की जो लड़की है उसका एम्बिशन क्या होगा, उसकी जो है उसका डेवलपमेंट का मायने क्या होगा कि वो उतनी ही फ्रीडम पाए जितना उसके भाई को फ्रीडम मिलती है, और वो ये डिसाइड कर सके कि वो जैसी लाइफ चाहती है वो जिए और वो भी बाहर स्टडी के लिए जा सके। अगर ये सब चीज़ें मिलती हैं तो ये उसका गोल है, उसकी एस्पिरेशंस हैं। इसके बाद में यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स हैं, तो आप इसको लिखो, आप अपने हिसाब से अपनी नोट्स में, अपनी कॉपी में इसको लिखो, चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर आपका हाथ न दर्द करे, अगर आपको लगे कि हाँ अगर मैं वीडियो बनाने में इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको कमेंट लिखने में इतनी मेहनत करनी चाहिए। तो आप इसका लिख सकते हो कि जो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, उसका क्या है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर में रहने वाला जो बेरोजगार आदमी है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। और फिर नीचे जो है लिखा अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, जो अमीर शहरी घर का एक लड़का है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट गोल क्या होगा। तो ये जब आप लिखोगे तो आप धीरे धीरे जानोगे कि सबके जो है डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे भी इसमें एक लड़की का एग्जाम्पल आया है, तो लड़की के एग्जाम्पल से आप ये भी यहाँ पे जान लो कि जो सबके जो डेवलपमेंट गोल हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंट होने की वजह से कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो। कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब है कि एक का डेवलपमेंट गोल दूसरे से जाके टकरा जाए, ठीक है। जैसे अभी इसमें एक एग्जांपल ये दिया हुआ है कि मान लीजिए एक लड़की है और लड़की ये चाहती है कि जैसे जिस तरीके से उसका भाई बाहर सोसाइटी में जाता है, जिस तरीके से जितनी फ्रीडम उसको है उतनी फ्रीडम इस लड़की को भी मिले, और उसका भाई यानी इस जो लड़की का भाई है ये भी इसकी तरह घर के कामों में जो है वो हाथ बटाए। तो एज अ भाई आप खुद समझो, ठीक है, या एज अ बहन आप भाई के बारे में ये समझ लो कि भाई पहली बात पे तो भाई को कोई आपत्ति नहीं है कि ठीक है आप जाओ मार्केट जाओ, जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन हम काहे घर में काम कराएं यानी ये चीज़ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगी। ये एक जनरल सा एग्जांपल हुआ, और बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सरदार सरोवर डैम का, तो सरदार सरोवर डैम जब बनेगा तो वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक है, यानी एक विकास का काम है। वहाँ पे अफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, टूरिज्म डेवलप होगा, यानी पर्यटन का विकास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक जगह डेवलपमेंट होगा, लेकिन वहाँ पे रहने वाली जो आदिवासी फैमिली हैं उनका घर उजाड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इनके लिए क्या होगा, उनके लिए नुकसान होगा। आदिवासियों की समस्याएं यही तो हैं। अगर आप ट्राइबल लोग जो रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स पे जाओगे तो यही है कि जैसे से विकास हो रहा है, ज़्यादा झारखंड जैसे स्टेट हैं जहाँ पे माइनिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बेचारे आदिवासियों के उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है। तो देश का तो विकास हो रहा है लेकिन उनका बेचारों का क्या हो रहा है। अभी जानना कि यही चीज़ आप जो सबसे नीचे था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि डेवलपमेंट इस तरीके का नहीं होना चाहिए किसी को प्रॉब्लम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यही कम से कम किसी का नुकसान हो सके, कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें जो हैं उसको इस तरीके से एडजस्ट किया जाए कि लोगों का कम से कम नुकसान हो सके, डेवलपमेंट के गोल्स को हम इस तरीके से प्राप्त करें। तो ये अभी वहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी क्या समझ में आया कि लोगों के जो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड दे कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। ये डेवलपमेंट की आप कैरेक्टरिस्टिक में मान लो, इसको ले लो। तो अब हमारी जो है अगली हेडिंग आती है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं।
इनकम एंड अदर गोल्स, यानी जो इनकम होती है उसके अलावा भी हमारे क्या गोल हो सकते हैं। तो जनरली आदमी यही चाहता है कि उसको रेगुलर वर्क मिले और उस वर्क के बदले उसको रेगुलर प्राइस मिले, उसको पैसा मिले और इस तरीके से उसकी जो है अच्छी खासी इनकम हो। लेकिन इस इनकम के अलावा भी क्या उसको कुछ और चाहिए होता है, ठीक है, यानी ज़िंदा रहने के लिए तेरी कसम और क्या, अब यहाँ पे एक मुलाकात ही ज़रूरी नहीं है, एक इनकम ही ज़रूरी नहीं है, और क्या कुछ चीज़ ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, उसके पास इनकम बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट उसकी हेल्थ सही नहीं रहती है, तो क्या आप उसको डेवलप्ड मानोगे? क्या वो अपने को खुश मान पाएगा? किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है बट उसका घर सही जगह पे नहीं बना है, वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है आसपास, जहाँ पे उसका घर है वहाँ पे आसपास कोई अच्छे स्कूल नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या होगा? ये सब उसके अदर गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, अदर गोल्स सस्टिफाई नहीं कर पाएंगे सेटिस्फाई, केवल ये इनकम तो उसकी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसको अच्छी खासी मनी मिल रही है, तो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, और भी चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है, वो मतलब उसको पैसा तो मिले लेकिन एक रेस्पेक्टफुल कमाई मिले, ठीक है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं नंबर 2 का पैसा कमाते हैं लेकिन उनकी रेस्पेक्टफुल लाइफ नहीं है, तो क्या ऐसी लाइफ अच्छी लाइफ होती है? नहीं। आप लोग संस्कृत में श्लोक खूब पढ़ते हो, चलिए मैं आपको संस्कृत एक श्लोक सुनाई देता हूँ, जानो कि सोशल साइंस के टीचर को संस्कृत भी आती है, पढ़ा होगा। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्त मायात याति चा अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तस्तु हतो हता, मतलब जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। पैसे तो आते जाते रहते हैं, ठीक है, पैसा का खत्म, रुपए पैसे यानी धन खत्म होने से, यानी कुछ नहीं खत्म हुआ वो फिर आएगा, लेकिन अगर आदमी का कैरेक्टर यानी चरित्र अगर नष्ट हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो रेस्पेक्ट यानी रेस्पेक्ट मैटर्स, पहली चीज़ ये जान लो। दूसरी चीज़, यही चीज़ हेल्थ के मामले में ले सकते हो, क्या कहा जाता है? हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, यानी अगर आपकी हेल्थ सही है तो पैसा आपका आता जाता रहेगा, जान बची तो लाखों पाया। तो ये सब कहावतें फर्जी में थोड़ी ना है, यानी इनकम के साथ में भी और भी गोल्स जो ज़रूरी है, तो इसमें जैसे रेस्पेक्टफुल लाइफ ज़रूरी हो गई, बाकी अभी हमने कहा ही अच्छा हॉस्पिटल, स्कूल, इस तरीके की फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो किस में आ जाएंगी? इनकम एंड अदर गोल्स में आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, जैसे यहाँ पे है कि मान लो आपकी जॉब लग रही है, 2 जगह जॉब लग रही है, बाकायदा एग्जांपल से आपको बताते हैं, ठीक है। एक प्लेस है ए और दूसरा प्लेस है बी, ठीक है। आपका घर यहाँ पे है, ठीक है, घर बना देते हैं बढ़िया सा एक, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे जो आपको है वो रुपया मिल रहा है जॉब करने का 400 और यहाँ पे आपको मिल रहा है 500, ठीक। कहाँ जाओगे जॉब करने? ऑब्वियसली यही चूज़ करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेवलिंग फैसिलिटीज़ मिलेगी, नज़दीक में है, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी, यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये बहुत जनरल सा एक एग्जांपल हो गया, लेकिन यहाँ इतनी दूरी पे और भी चीज़ें हो सकती है। यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, आने जाने का खर्चा कैसे लगेगा, यहाँ सुविधाएँ मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी, बट ये चीज़ पास में है, तो ये 100 रुपये का जो अंतर है कहीं यहाँ आके वो इतना भारी ना पड़ जाए कि आपको वो अंतर यहाँ पे पता चले बच आपके पास यहाँ 300 ही रहे हैं या आपके पास यहाँ 200 ही बच रहे हैं, बाकी तो सब आपके इधर उधर खर्चे हो जा रहे हैं। तो इसलिए आदमी की जब जॉब लगती है तो क्या होता है, वो दूर रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में वो जॉब लेने को नहीं सोचता है 10 रुपया कम मिले लेकिन हम मेन सिटी में रहें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। तो अब तक हम लोगों ने एक एक लोगों का विकास देख लिया, यानी इंडिविजुअल लोगों का। तो अब वही चीज़ आप किसी राष्ट्र पे अप्लाई कर सकते हो, किसी समाज पे, किसी कम्युनिटी पे, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, यानी वही चीज़ें नेशन के लिए भी तो होगी। जैसे अगर आपसे पूछे कि आप अपने देश को कैसा देखना चाहते हो, आप इस पर निबंध लिखो, तो आपको पता है कि अलग अलग लोग इस पर अलग अलग निबंध लिखेंगे, लोगों के अलग अलग गोल्स, अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे कि हम अपने देश को इस तरीके से देखना चाहते हैं, राइट। तो इसी तरह यानी जैसे व्यक्तिगत मामला है, ऐसे ही नेशनल डेवलपमेंट का भी मामला होता है। डिफरेंट पीपल्स जो हैं उनके अपनी कंट्री के बारे में डिफरेंट डेवलपमेंट के गोल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर भी जैसे पर्सनल डेवलपमेंट जो था वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग थे ना, तो यहाँ पर भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं बाकायदा।
तो जब अगर किसी देश की डेवलपमेंट है तो, या किसी मान लो स्टेट की किसी राज्य की डेवलपमेंट है, तो उसको कंपेयर कैसे करेंगे, और कंपेयर तो किया ही जाता है, वरना इस चीज़ का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता भाई, कंपेयर तो किया ही जाता है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कैसे कंपेयर करते हैं। क्या, तो कंपेयर करने का मतलब ये है कि कुछ फैक्टर्स होते होंगे जिनके बेस पर हम कंपेयर करेंगे। तो इसमें यही चीज़, जैसे अभी आपने देखा कि डेवलपमेंट कोई एक ही चीज़ तो है नहीं, जो अभी आपने पढ़ा उसमें ये देखा कि डेवलपमेंट कोई एक ही चीज़ तो नहीं, खाली इनकम ही तो नहीं है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट का कि आप स्टूडेंट का कंपैरिजन कैसे करते हो। तो अगर जैसे कंट्रीज़ को आप केवल इनकम के बेस पे कंपेयर करोगे तो वो चीज़ स्कूल में आप इस तरह कर सकते हो, खाली एग्ज़ाम ले लो और मार्क्स के बेस पे कंपेयर कर दो कौन सा स्टूडेंट अच्छा है। बट क्या आप खुद सोचो, क्या सही तरीका हो सकता है? भाई कोई एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में तेज़ है बट वो फ्रेंडलीस्ट नहीं हो सकता है फ्रेंडलीस्ट ना हो। एक स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है वो अच्छा रनर ना हो। एक स्टूडेंट जो अच्छा रनर हो, अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है उसको अच्छा गाना ना गाता हो। एक अच्छा गाना गाने वाला जो बच्चा है हो सकता है अच्छी क्रिकेट ना खेलता हो। तो जब ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात होगी, सर्वांगीण विकास की बात होगी, तो उनमें ये सारे फैक्टर्स तो काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये होगा कि भाई सबका टेस्ट ले लो अलग अलग फील्ड में और फिर उनका एक ऑल राउंड डेवलपमेंट, ओवरऑल एक उनकी रैंकिंग बना ली जाती है। ऐसे ही तो होता है। तो यही यहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होता है। तो यूजुअली हम कुछ चीज़ों को ले लेते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये चीज़ हम डिसाइड करते हैं। लेकिन बात यह है कि जनरली ये माना जाता है कि इनकम जो है वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जनरली ये माना भी जा सकता है कि अगर किसी की इनकम अच्छी है तो बाकी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी, ये ऐसा माना जाता है। अभी परफेक्ट है नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे और पीछे भी बात कर चुके हैं, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है। तो अगर हम इनकम का बेस लेंगे तो इनकम के बेस पे हम जो है कंपेयर कर सकते हैं। तो इनकम के बेस पे कंपेयर करने का मतलब यही है कि जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है वो कंट्री रिच है। बट यहाँ पे इस तरीके से खाली इनकम को लेके कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे कोई कंट्री है ए और एक कंट्री है बी, यहाँ पे रहने वाले लोग हैं 500 और सबकी इनकम है 50-50 रुपये। यहाँ पे रहने वाले लोग हैं 100 और सबकी इनकम यहाँ पे भी है 50-50 रुपये, या यहाँ पे मान लेते हैं सबकी इनकम है 60-60 रुपये, ठीक है। अब अगर टोटल इनकम को करोगे तो यहाँ की टोटल इनकम कितना हो जाएगी 25,000, यानी इस एक नेशन की, और यहाँ की कितना हो जाएगी 6,000। अब कौन सा कंट्री रिच है, ए की बी? भाई ऑब्वियसली बी है, लेकिन 6,000 है और ये 25,000 है, तो क्यों ए क्यों नहीं है? भाई इनकम तो इसकी ज़्यादा है। तो कहने मतलब इस तरीके से किसी कंट्री की ओवरऑल इनकम निकाल करके इस तरीके से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो इनकम ऑब्वियसली कम हो जाएगी ओवरऑल इनकम। तो इसके लिए हम निकालते हैं वहाँ की एवरेज इनकम। क्या निकालते हैं? एवरेज इनकम, और जिसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी एवरेज इनकम निकालते हैं, एवरेज इनकम। और इसको हम कहते क्या हैं? पर कैपिटा इनकम। यानी जो इकोनॉमिक टर्म है वो आप यही कहोगे पर कैपिटा इनकम। और ये होती क्या है? एवरेज इनकम होती है। और एवरेज इनकम ये होती है कि उस कंट्री की टोटल इनकम, जैसे यहाँ की टोटल इनकम ये है और यहाँ रहने वाले लोग कितने हैं 500, तो इससे इसको हम कर देंगे डिवाइड, ठीक है। यहाँ की इनकम कितनी है, यहाँ की ओवरऑल इनकम कितनी है 6,000 और यहाँ रहने वाले लोग कितने हैं 100, तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो पता चलेगा यहाँ की जो एवरेज इनकम है यानी पर कैपिटा इनकम है वो 60 रुपये है और यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? 50 रुपये है। तो इसका मतलब ये वाली कंट्री जो है वो उससे कम ज़्यादा पैसा कमाती, मतलब यहाँ की जो कंट्री है वो इससे थोड़ा पुअरर है। आई थिंक आपको इनकम के बेस पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वो एक रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकालता है, और इस बेस पे वो इनकम के बेस पे कंट्रीज़ को ये डिसाइड करता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है यानी विकसित है, कौन सी डेवलपिंग है यानी विकासशील है, और कौन सी कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है यानी अविकसित है।
ठीक है। और वो तो यही बताता है कि हाई इनकम कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, लो इनकम कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और इसके बाद बीच वाली जो बचेंगी वो लो मिडिल इनकम का बच जाएंगी। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि जो $12,736 या इससे ऊपर जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम है, यानी जहाँ के लोग इतना कमाते हैं, वो जो है वो हाई इनकम एरिया में आ जाएगी। ठीक है, जैसे यूएस, जैसे अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, सब बड़े कंट्रीज हैं। डॉलर को बेस माना गया है, ये इंटरनेशनल एक करेंसी हो गई है। डॉलर इस रेट पे डिसाइड किया जा सकता है कि मतलब सारे देशों के जो रुपए हैं, ठीक है, मतलब उनकी जो करेंसी है वो डॉलर के इक्वल पे आती है। और ये देखा जाता है कि मतलब किसी जो है कोई वस्तु है, कोई मटेरियल है, तो किसकी करेंसी मिलकर के उस वस्तु को खरीद सकती है, यानी उस वस्तु के बेसिस पे इन सब चीज़ों को, सबकी करेंसी को इक्वल किया जाता है। तो डॉलर एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है, उस स्टैंडर्ड पर सारी चीज़ों को मिलाया जाता है। आगे ये चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डॉलर और कॉइन उसके बारे में, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे अगर न समझ में आए तो इस बात की टेंशन मत लेना, अभी खाली ये चीज़ समझो यहाँ पे जो बताया जा रहा है। और ये माना गया कि जो $1,045 या इससे कम कमाने वाली कंट्रीज़ हैं वो आ जाएंगी लो इनकम में। ठीक है, तो और इंडिया की इनकम है जो है वो है आपकी $1,570 पर कैपिटा इनकम, ये इंडिया की है। तो इसको हम रखेंगे लो मिडिल इनकम में। ठीक है, तो ये हो गया इनकम और इनकम का क्राइटेरिया। तो अब आप समझ सकते हो कि इस बेस पे हम कंट्रीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। आई थिंक आप भी आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तो अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। कंट्री के बारे में जैसे कि हमने देखा था लोगों के बारे में। रुको फिर इसको इरेज करते हैं यहाँ से। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो जिस चीज़ पे अभी हमने बात की थी कि केवल इनकम किसी चीज़ को डेवलप्ड नहीं कह सकती है, उसके लिए और बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हेल्थ फैकल्टीज़, फ्रीडम, है ना, और भी जितनी चीज़ें मैंने बताई थी वो सब भी तो ज़रूरी होती हैं। अब जैसे यहाँ पे ये टेबल देखो, यहाँ पे 3 स्टेट्स दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, केरला और बिहार। इसकी पर कैपिटा इनकम देखो, महाराष्ट्र की ज़्यादा है, केरला की उससे कम है और बिहार की इससे कम है। डिजिट आपको याद रखना जरूरी नहीं है, आप केवल कंपैरिजन करो। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि महाराष्ट्र की ज़्यादा है, देन केरला की, देन बिहार की। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसे देख लिया। ठीक, अब आप ये टेबल देखो, यहाँ पे क्या है, 3 चीज़ें दी हुई हैं। एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, दूसरी है लिटरेसी रेट, ठीक है, और तीसरे को आप छोड़ दो, अभी उसका हम कोई यूज़ नहीं लेते हैं। तो अभी यहाँ पे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे इसमें आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो ये जान लो पहले क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये पर 1000 पर काउंट होता है और बच्चे पैदा होने के बाद में 1 साल के अंदर कितने बच्चे जीवित रहते हैं, यानी बच्चे पैदा होने के 1 साल के अंदर मर जाते हैं। तो 1000 पर जो है वो कितने मरते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसमें इसका मतलब है कि जिसकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी वो अंडर डेवलप्ड माना जाएगा। भाई ज़्यादा होने का मतलब क्या, ज़्यादा बच्चे मरते हैं, और कम होने का मतलब कम बच्चे मरते हैं। तो भाई जिसके यहाँ ज़्यादा बच्चे मरते हैं वो निगेटिव में जाएगा ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे टर्म है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट जिसको हिंदी में बोलते हैं साक्षरता दर। तो यहाँ पे जाने 7 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, कभी कभी जीके में पूछा जाता है कि जो लिटरेसी रेट कितने साल से काउंट होता है, तो 7 साल से ऊपर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो साक्षर लोग होते हैं, तो कितने % लोग लिटरेट हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे काउंट होती है। तो ये 2 टर्म आपको क्लियर हो गए ना। अब फिर से ये टेबल देखो, तो यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25 है और लिटरेसी रेट 82 है, और केरला के जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केवल 12 है और लिटरेसी रेट 94 है, और बिहार की जो है वो 43 है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट कितनी है 62। अब आप इन दोनों, अभी इनकम वाला आपने देखा था ना, अगर आप उसको भूल गए हो तो ये दोनों टेबल में साथ में लगाए दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो क्या है कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, ठीक है, केरला से, बट केरला के पास देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो महाराष्ट्र का जो है आधे से भी कम है। लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप बताओ कि आप डेवलप्ड
किसे मानोगे, ठीक है, महाराष्ट्र को ज़्यादा डेवलप्ड मानोगे या केरला को ज़्यादा डेवलप्ड मानोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कंपेयर करने की। देन आपकी अगली हेडिंग है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब आप समझते ही हो कि लोगों को मिलने वाली सुविधाएं। इस पर अभी मैंने थोड़ी बात भी कर ली थी कि जैसे आपकी इनकम अच्छी है, केवल पैसा अच्छा आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सुखी होगे। भाई आपके पास अच्छा इनकम है, सब कुछ है, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो आपकी लोकेलिटी में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, साफ इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके पड़ोसी के यहाँ रोज़ झगड़ा होता है, खूब तेज़ तेज़ लोग चिल्लाते हैं, ठीक, तो आपके यहाँ डिस्टर्बेंस होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, माहौल ख़राब होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप पैसे से नहीं कमा सकते, पैसा सब कुछ आपके लिए नहीं दे सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। जैसे अभी आपने स्टेट में कंपेयर किया, वैसे भी कंपैरिजन की और भी चीज़ें, जैसे आपका अभी आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, वो एक रिपोर्ट जारी करता है। ऐसे ही जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको बोलते हैं HDR यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। हम बोल ही रहे हैं तो लिख लेना कापी में अगर आपको भूल जाना होगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है, ये जारी करती है एक रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट जारी करती है। वो रिपोर्ट जैसे आपने अभी देखा था ना कि इनकम का क्राइटेरिया भी आपने देखा था, लेकिन इनकम ही सब कुछ तो है नहीं, तो और बाकी क्राइटेरियाज को लेकर के ये डिसाइड करती है कौन कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड हो सकती है, ठीक है, इस पर ये डिसाइड करती है। तो यहाँ पे भी कुछ टर्म्स पहले जान लेते हैं जो जिस पे हम कंपेयर करेंगे, वरना हम कैसे जानेंगे कौन सी चीज़ क्या किससे कंपेयर की जा रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ है आपकी नेशनल इनकम, अभी आपने जान ही ली थी क्या होती है, तो नेशनल इनकम आपको पता ही, आपने जान ली थी, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें जो दी है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्ट से बना हुआ, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, आप जितनी आशा करते हो, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब जीवन की जितनी आशा करते हो कि आप कितना साल जियोगे। एक वहाँ पे लोग कितना साल जीते हैं, एवरेज में कितना साल जीते हैं, तो ज़्यादा साल जीने का मतलब ये है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। अगर लोगों की लंबी आयु होती है तो इसका मतलब वहाँ की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, यानी हेल्थ फैसिलिटी क्या, भाई मेडिकल हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जो पोषण है, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें ठीक ठाक आ जाएंगी, ठीक है, तभी लोगों की लाइफ अच्छी खासी आगे जाएगी, ज़्यादा जो रेट है एक्सपेक्टेंसी रेट वो अच्छी होगी, ठीक है। तो आप ये समझ गए ना कि जिसकी एवरेज उम्र वहाँ पे जीने वाले लोगों की ज़्यादा होती है, ये हो गई। इसके बाद में है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट भी आपने देखा था, लिटरेसी रेट ये भी आपने पढ़ा था, और ठीक है। और इसके बाद में अभी जो मैंने बताया HDR या HDI रैंक कह सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, ठीक है, यानी वो रैंक जारी करता है इन सब चीज़ के बेसिस को लेकर के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब आप ये देखो, आपके सामने जो आपकी टेबल दी हुई है, इसमें देखो कंट्रीज इधर दी हुई हैं, फिर उनकी ग्रास नेशनल इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उनकी रेट है, लिटरेसी रेट है, और फिर उनकी रैंक है। तो श्रीलंका देखो, उसकी इनकम, अब यहाँ पे आप इसको रीड कर लेना, हमें इसमें निकालना क्या हो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे श्रीलंका की इनकम देखो इंडिया से ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंडिया से ज़्यादा है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो इसलिए रैंक भी उसकी अच्छी है। रैंक में होता है जितना 1 की तरफ जाता है वो रैंक अच्छी होती है, ठीक है। ये मत समझना कि इंडिया की 135 है और श्रीलंका की 73 है तो इंडिया ज़्यादा है, नहीं, रैंक 1 की तरफ जाता है। ये जो डेटा है वो 187 कंट्रीज़ का डेटा लिया हुआ है, यानी 187 में कौन कितने प्लेस पे है, ठीक है। और इंडिया का देखो तो यहाँ ये निकलता है कि श्रीलंका जैसा छोटा कंट्री भी इन मामलों में इंडिया से बेटर है। अभी आप नेपाल का एग्जांपल लो, छोटा सा कंट्री है लेकिन नेपाल देखो, उसकी इनकम देखो कितनी है, 2194, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 60.4, लिटरेसी रेट 57.4, और उसकी रैंक 145 है। यानी इतना छोटा देश भी इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि देश छोटे हैं बट उनके यहाँ किस तरीके की फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, ये सब वहाँ पर मायने रखती हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हम देशों को कंपेयर कर सकते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है और यही लास्ट टॉपिक है वो है
सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें हमें ये जानना है कि जैसे अभी इसमें आया था कि जैसे जब लोगों के डेवलपमेंट के गोल्स कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं तो उनके बीच में एक सामंजस्य बिठा करके रखना पहली चीज़ इसमें हो जाएगी सस्टेनेबिलिटी में। दूसरी ये हो जाएगी विकास के हम डेवलपमेंट इस तरीके से करें कि आगे भी डेवलपमेंट के रास्ते खुले रहें, आगे आने वाली जनरेशन जो है उसका भी डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज को हम खूब ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, उनका डिप्लेशन करते हैं। और बहुत सारे रिसोर्सेज वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, 10th में ये रिसोर्सेज का चैप्टर, तो आप उसमें पढ़ोगे तो आपने पढ़ा भी होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आपने वहाँ पे पढ़ा है कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड हैं, ठीक है। तो उनका इस तरीके से यूज़ करना कि हमें फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो आगे काम आ सकें। जैसे इसमें बहुत सारे आपके बुक में एग्जांपल दिए हैं, जैसे ग्राउंड वाटर का है तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करना क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल को नीचा कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर की वो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। हमारे जो नेचुरल रिसोर्स की ज़्यादा एक्सपेंशन होगा तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सबसे ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बाहर होती हैं। जैसे एयर पोल्यूट होगा तो एयर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का ही नहीं होता है, वो तो उसके लिए जो है बाउंड्रीज मायने रखती ही नहीं है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, इनको कोई सरहद न रोके, ऐसे है ना। तो इस तरीके से तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो सबका हो, साथ साथ डेवलपमेंट हो, आगे आने वाली जनरेशंस का भी ध्यान रखा जाए, रिसोर्सेज का यूजफुल वाइजफुल यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से चैप्टर ये फिनिश होता है। हम इसका थोड़ा सा एक फिर से समरी ले लेते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि इसमें हमने पढ़ा क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो सबके अलग अलग गोल्स और एस्पिरेशंस जो होते हैं उनको पूर्ण करना जो होता है, कंप्लीट करना, वो होता है डेवलपमेंट। सबका डेवलपमेंट का गोल जो है वो अलग अलग हो सकता है। रिक्शे वाले का जो है वो है कि उसका रिक्शा हो, ठीक है। किराए पे रहने वालों का अपना मकान हो। देन हमने पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। यानी इनकम के साथ में लोगों के क्या क्या गोल्स हैं, यानी अच्छी कमाई के साथ में भी क्या क्या उनके गोल्स होने चाहिए। भाई उनकी इनकम तो ठीक ठाक है, ठीक है, फिर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट उनका अच्छा होना चाहिए, स्कूल उनको मिले, ये सब चीज़ें इसमें आ गई। देन हम लोगों ने देखा नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जैसे इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के साथ में चीज़ें होती हैं वैसे नेशनल डेवलपमेंट के साथ में होती हैं। देन हमने देखा था कि हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए जो जनरली था वो इनकम का था कि इनकम से हम कंपेयर कर लेंगे। तो उसमें हमने निकाला एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम से हमने कंट्रीज़ को क्या किया, कंपेयर किया, जिसमें हमने हाई इनकम कंट्रीज़, मिडिल और लो मिडिल कह सकते हो, और लो इनकम कंट्रीज़ को हमने उसमें देखा। देन हमने और भी कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी इनकम के अलावा भी क्या कोई क्राइटेरियाज हैं जिससे हम कंपेयर कर सके। तो उसमें हमने क्या क्या देखा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट थी, ठीक है, UNDP जो पब्लिश करती थी, उसमें वो कई चीज़ों को लेती है एज ए मानक और फिर कंपेयर करती है कंट्रीज़ को, इनकम के बेस पे कंपेयर नहीं करती है। तो उसमें क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी और हमारे पास लिटरेसी रेट थी, है ना। तो हाँ, तो इन सबको जो है उसने कंपेयर किया, फिर उसने एक रैंक निकाला, हर साल निकालती है, आप न्यूज़पेपर वगैरह देखोगे और गूगल सर्च करना कि इस बार क्या रैंक रही। जैसे ये ओल्ड डाटा है, अभी लेटेस्ट रैंक क्या रही है इंडिया की, आप इसको सर्च करना, फाइंड आउट करो, ये सब चीज़ें जानो। तो ये क्या रही है ये हम लोगों ने देखा। फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है ये देखा, ठीक, और सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने तो पूरे मन से पढ़ाया है। अगर कोई आपके क्वेश्चंस राइज होते हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और बस इतना ही कहना है। अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा साथ में। थैंक यू।